नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम शर्मा जीवन आयुर्वेदा की तरफ से आज जिस विषय या जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है वात रोग। वात रोग को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वात है क्या। आयुर्वेद शास्त्र में जो हमारे शारीरिक दोष बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। उन्हीं में से वात भी एक शारीरिक दोष है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। या जो भी हम कार्य दिन भर में करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें वात का अपना एक योगदान रहता है। हमारे शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं वो वात के ही कारण होती हैं। तो आम भाषा में समझने में मैं आपको बताऊं कि हमारा चलना फिरना, घूमना फिरना या हमारा सांस लेना, यह सब वात ही देखता है कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वात रोग बढ़ता कैसे है और क्यों बढ़ता है। तो आइए इसे समझते हैं ऋतु के अनुसार। आप जैसे देखते हैं कि आजकल वर्षा ऋतु का काल चल रहा है। वर्षा ऋतु वही जिसमें बारिश अधिक होती है, वह वर्षा ऋतु कहलाती है। तो वर्षा और वात का जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है। जो हमारा वात दोष होता है वो वर्षा ऋतु में अधिक वृद्धि कर लेता है या बहुत बढ़ जाता है। तो आपने यह चीज पे जरूर ध्यान दिया होगा कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसके कमर में दर्द रहता हो या घुटने में दर्द रहता हो या सर्वाइकल पेन हो या शियाटिका जिसे हम आयुर्वेद में गृहरसी में कहते हैं, इन सभी व्याधियों से जो व्यक्ति पीड़ित हो वो देखता है कि मेरी दर्द में वृद्धि हो रही है या मेरी दर्दें बढ़ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्षा ऋतु में वात रोग की वृद्धि हो रही है। और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द या कोई पीड़ा हो रही है, उसके पीछे का कारण वात ही है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि हम वात को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं या वात पे काबू कैसे पा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो भी दर्दें हो रही हैं या जो भी हमारी जो परेशानियां हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है, उन सबको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं और इस ऋतुचर्या का लाभ भी उठा सकते हैं और बीमारियों से भी अच्छे से बच सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि जो हमारी दर्दें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। इसके पीछे का भी मुख्य कारण है आहार और विहार। जो वात दोष है उसके कुछ आचार्यों ने गुण बताए हैं। गुण कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं कि जितना जैसे हम रुक्ष आहार करते हैं या रूखा सूखा भोजन करते हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं जो व्यक्ति तेल का सेवन नहीं करते हैं, घी का सेवन नहीं करते हैं या बिल्कुल रूखा सूखा खाना खाते हैं, उनमें वात की वृद्धि होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका हम सेवन करते हैं और हमें बुजुर्ग भी कहते हैं या हमारे घर वाले भी सलाह देते हैं कि इनको मत खाओ, इनसे आपका वात बढ़ जाएगा या वाया बढ़ जाएगा, जिससे आपको पेट से संबंधित विकार, शरीर में दर्दें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज है विहार। ये हमारा रहना सहना कैसा है। जैसे कि अगर हम अधिक पैदल चलते हैं या गाड़ियों में अधिक सफर करते हैं या किसी प्रकार से हम हवा में ज़्यादा जा रहे हैं या हवा का एक्सपोजर हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो भी वात दोष की वृद्धि होती है। इसकी वृद्धि रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वात की वृद्धि को रोकना बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है कि जैसे जो आहार हम सेवन कर रहे हैं उनमें जैसे हम कुछ मात्रा में घी का सेवन कर सकते हैं, या अपनी आयु के अनुसार या अपनी अवस्था के अनुसार, यदि आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर ऐसी किसी व्याधि से, या कोई किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर कोई व्यक्ति इन व्याधियों से ग्रसित नहीं है तो वो अपनी डाइट में या अपने खान पान में घी की उचित मात्रा, तेल की उचित मात्रा, उन वस्तुओं का अधिक सेवन कर सकता है जो ज़्यादा तेलीय है या स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब है कि उनका जो तत्व है उसमें ऑयल्स का कंटेंट या तेल की मात्रा ठीक है, जो हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं या मस्कुलर पेन होती है उनमें वो रिलीफ देता है। आराम इसलिए देता है क्योंकि जो उसका स्निग्ध गुण है या उसमें जो गाढ़ापन है वो वात का नाश करता है। वात का नाश होने से हमारे जितनी भी शरीर में दर्दें हैं या जितनी भी वेदनाएं हम सहन करते हैं उनमें आराम मिलता है। आचार्य चरक, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं आयुर्वेदिक शास्त्रों का, उन्होंने वर्णन किया है 80 रोग बताए हैं जो वातजनात्मक विकारों में आते हैं। उनमें से कुछ रोग ऐसे हैं जो बहुत से आम पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गठिया रोग हो गया, हमारा गठिया हो गया, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में गठिए के भी बहुत से रोग बताए गए हैं, बहुत से प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि संधिवात, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी कंपेयर करते हैं, जो एक
आयु संबंधित विकार है। जैसे मैंने आपको वात दोष बताया, जो हमारा वात दोष होता है वो बुजुर्गों में या जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो, उनमें वात दोष अधिक बढ़ जाता है और जिस कारण ही उन लोगों में गठिया आम रूप से देखा जाता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपका संधिवात है, ये एज रिलेटेड है या उम्र के हिसाब से ही होता है। दूसरा हमारा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम आम बात भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं है जो बुजुर्ग है उसी में दर्दें हो रही हैं। कई बार हम देखते हैं कि यंग एज में भी कोई व्यक्ति 25 साल का है, 30 साल का है, उसके भी जो हाथों के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं या जो जिन पे शरीर का ज़्यादा वजन नहीं आता है, उनमें दर्द देखने को बहुत मिलती है। तो वो लक्षण है आम बात का, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। इसके साथ एक और आता है वात रक्त, जिसे हम आम भाषा में गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, या जिसे आम व्यक्ति समझना चाहे तो हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो यूरिक एसिड क्यों बढ़ा है? जब हम मोटी छिलके वाली दालें जैसे आपके राजमा हो गए, सफेद चने हो गए, काले चने हो गए, ये जितने भी वस्तुएं हैं, इनसे हमारे वात की वृद्धि होती है और जब जब हम इनका सेवन करेंगे तो हमारा जो वात है वो बढ़ेगा और हमारे शरीर में दर्दें भी अधिक होगी। तो ये मैंने कुछ जानकारी दी आपको गठिया रोग के बारे में। इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे कि बरसात में बहुत से स्किन इन्फेक्शंस भी कॉमन हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन या कुष्ठ रोग, जैसे हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक हम देखते हैं फोड़े फिंसियाँ अधिक हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो हमारा वर्षा ऋतु है उसमें वात तो बढ़ता ही है, लेकिन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आंखों से ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत इजीली हो जाती है। हम देखते हैं बरसात के मौसम में हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, उनमें सड़न जल्दी शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ है वो ख़राब होना जल्दी शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब की ग्रोथ के लिए उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए या एक ऐसा मौसम चाहिए जिसमें वो ईजिली ग्रो कर पाएँ, और वैसा ही पर्यावरण उनको जो प्रोवाइड करवाता है या दिलवाता है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कोई भी इन्फेक्शन होगा, आप उसके जल्दी कांटेक्ट में आएंगे और जल्दी वो इन्फेक्शन आपको हार्म भी करेगा और आपको या नुकसान भी बहुत पहुंचा सकता है। इसके साथ ही बरसात में हम देखते हैं किसी को टाइफाइड ज़्यादा हो रहा है या किसी को बुखार लगे हैं, इस सभी का कारण है वर्षा ऋतु ही है। जब कोई व्यक्ति वर्षा ऋतु में जो इसके जो नियम हैं इनका अच्छे से पालन करेगा तो वो इन बीमारियों से बच सकता है। दूसरी सलाह मैं आपको यह दूंगा कि वर्षा ऋतु में आप पीने के पानी का उपयोग भरपूर मात्रा में करें और हो सके तो पानी उबाल के ही सेवन करें। अपने नज़दीक की बावड़ी का या कुएं का जल का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो हमारा जल होता है वो दूषित हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, क्योंकि उस पानी में बाहर से बहुत सी गंदगी, बहुत से बैक्टीरिया वो सब आके मिक्स हो जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं इस ऋतु में बहुत से लोग बीमारियों से, टाइफाइड, कॉलरा, इन व्याधियों से जो इन्फेक्शन से होती हैं, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती हैं, इनसे ग्रसित रहते हैं। इनका कारण ही वर्षा ऋतु है। और जितनी भी हमारे शरीर में दर्दें होंगी, चाहे वो घुटने की हों, चाहे नसों की दर्दें हों, चाहे मांसपेशियों की दर्द हो, उन सब की वृद्धि का कारण भी वात ही है। इसके साथ ही अब मैं आपसे कुछ टिप्स साझा करूंगा जिनसे आप इस रोग से निजात पा सकते हैं, और अगर इन टिप्स से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा, अगर आप अच्छे सेवन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक भी हो जाए। इसके साथ मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा या कुछ क्रिया करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा पता चले कि दवाइयों का यूज़ करना कैसे है और आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो पहली टिप तो आपको लिए यही है कि जैसा आपको खान पान मैंने बताया, तो जिन चीज़ों से आपका वात बढ़ता है उनका परहेज करें, और जिनसे जो वात दोष है वो शमन होता है या उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, जो उसकी वृद्धि है उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उन वस्तुओं का सेवन अच्छे से करें। दूसरा, विहार की बात करें तो ज़्यादा पैदल ना चलें। आजकल बरसात का मौसम है तो ज़्यादा पैदल चलना अवॉइड करें अगर आप दर्द से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा चलने से भी वात बढ़ता है और आपकी दर्द में वृद्धि आएगी। तीसरा, मैं आपसे उपाय साझा करूंगा, उसमें आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाना चाहूँगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको पानी डालना है, इसमें हमें ऐड करना है रासनादी चूर्ण,
और इसको अच्छे से मिला लेना है। चूर्ण को अच्छे से मिलाने के बाद हमें इस चूर्ण का सेवन नित्य करना है, डेली करना है, 2 टाइम करना है और 1 सप्ताह तक इसका अच्छे से सेवन करना है। इससे होगा क्या कि हमारे शरीर में जितने भी वात की वृद्धि हुई है उसका शमन हो जाएगा या वात दोष शांत हो जाएगा और जितनी भी आपके शरीर में दर्दें हैं उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब ये तो हमने उपचार कर लिया आहार के हिसाब से कि हम पातल आहार का सेवन कर रहे हैं तो हमने इसका सेवन कर लिया। अब विहार की भी बात की थी तो वैसे ही जो हम वात का शमन है तेल की मदद से भी अच्छे से कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा निर्मित एक औषधीय तेल है। इसमें हमने निर्गुंडी, जैसे इसको हम आम भाषा में बना भी कहते हैं, ऐसे अनेक वात शामक तत्व डाले हैं। इनसे होता क्या है कि जब इस तेल का आप एप्लीकेशन करेंगे या अपने पे लगाएंगे तो जो आपका दर्दें हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी अपने जोड़ों की मालिश किया करते थे, लेकिन आजकल हम में भी कई दर्द महसूस होती है तो हमें भी ये सलाह दी जाती है कि अपने जोड़ों की मालिश कीजिए, किसी औषधीय तेल से कीजिए या हमारे घरों पे तेल रहते हैं उनसे कीजिए। लेकिन मालिश करने का सही तरीका क्या है? हम देखते हैं हम मालिश तो करते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको, हमारे एक पेशेंट हैं उन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मालिश करने का सही तरीका क्या है और हम कैसे मालिश करके अपने जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, गठिया रोग है, इन सब बीमारियों की पीड़ा को हम कैसे शांत कर सकते हैं और कैसे पीड़ा कम करके इसका मालिश का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मालिश की कैसे जाती है। पहले जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से हमें मालिश वाला पूरा प्रोसीजर, जैसे भी आपको मालिश का तरीका बताया है उस तरीके से पहले पूरी मालिश करनी है। फिर हमें करना क्या है कि आटा लेना है या पिष्टी लेनी है, वो बनानी है, उसका एक रिंग बनाना है और जिस जॉइंट में दिक्कत हो उसको पूरा कवर करना है। जॉइंट कवर इस तरीके से करना है कि तेल बाहर बिल्कुल ना निकले। तो जो भी हमारे आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित जो भी तेल है उसको हमें उस जॉइंट पे डालना है। तो मालिश करनी कैसे है, इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले जो भी हमारे पेशेंट का जो जॉइंट है जिसमें दिक्कत है या समस्या है उसके ऊपर से कपड़े को पूरे रूप से हटा दीजिए। और सबसे पहले हमें करना क्या है, एक कटोरी में गुनगुना पानी लेना है जिसमें फिटकरी मिली हुई हो। उस पानी को रख लीजिए और एक साफ कपड़ा लें और उस कपड़े को उस पानी में डालें और उस जॉइंट को या उस जोड़ को पूरे रूप से उस पानी से सेकें या भिगोएं। ऐसा आपको निरंतर 2 से 3 मिनट तक उस जॉइंट के ऊपर करना है। जिससे होगा क्या, थोड़ा गर्म पानी लगने से जो आपके जॉइंट की सर्कुलेशन है या जो उसमें रक्त का स्राव है या रक्त का जो बहाव है वो अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका जो जॉइंट है उसमें गर्मी मिलेगी और जो आपके दर्द है वो कम होगी। फिर दूसरा हमें करना क्या है, उस जॉइंट को पूरे तरीके से सूखे कपड़े से सुखा लेना है अच्छे से। पानी का कोई भी अंश बचा ना रह जाए, आपका जॉइंट पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। फिर हमें करना क्या है, फिर काम आता है हमारे औषधीय तेल का। औषधीय तेल का प्रयोग करना कैसे है, हमें क्या करना है कि सुखोषण तेल लेना है या कह सकते हैं गुनगुना तेल करना है। फिर हमें क्या करना है कि अपने जो जॉइंट है उस पर थोड़ा सा तेल डालना है और जैसे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे घुटने की बनावट है उसी प्रकार से हमें इस घुटने की मालिश करनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, कभी भी मालिश करते समय ज़्यादा जोर का या ज़्यादा अपनी शक्ति का उपयोग ना करें। इससे हो क्या सकता है कि जो समस्या भी कम है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाने से, ज़्यादा शक्ति आजमाने से वो दिक्कत आगे बढ़ भी सकती है। तो मालिश हमेशा हल्के हाथों से, जैसे आपकी जोड़ है या संधि है उसके आकार के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये घुटने का जोड़ है तो कुछ गोल आकृति है, वर्तुलाकार कह सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हमें जो मालिश है वो क्लॉकवाइज करनी है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे घड़ी जिस प्रकार से चलती है वैसे क्लॉकवाइज करनी है और थोड़ी देर बाद वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करनी है। 5 से 10 मिनट मालिश करने के पश्चात हमें क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि आप पूरे रिलैक्स हो जाइए और उस पेशेंट के जॉइंट को हमें किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। जिससे होगा क्या कि जो भी आपके जो जॉइंट है, जो आपने उसको तेल लगाया है, उसका एब्जॉर्प्शन या जो सोखने की क्षमता है वो अच्छे से तेल को सोखेगा।
जिससे आपको लाभ भी अधिक मिलेगा। और पेशेंट को यह सलाह ज़रूर दें कि जब भी आप मालिश करें तो एकदम से वो हवा के कांटेक्ट में या हवा में ना आ जाएं, जिससे कि जो उनका तेल का प्रभाव है कम हो जाएगा और उनकी दर्द भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका मालिश करने का सही तरीका। तो ये हमने आपको बताया कि जानो बस्ती कैसे की जाती है, और इसके लाभ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसके लाभ में ऐसा है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उन कई पेशेंट का तो ऐसा था कि ऑपरेशन की डेट तक आ गई थी या उनको सलाह दी गई थी कि आपका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तभी आप चलने फिरने में समर्थ हो सकते हैं या चलना फिरना आराम से कर सकते हैं। लेकिन जानो बस्ती करने के बाद एक तो पेशेंट की जो दर्द थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, और जो उन पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह दी गई थी अब वो अपना दिनचर्या या अपने दिन भर का काम आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो यह लाभ है जानो बस्ती का। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमारे बुजुर्ग हो गए या यंग एज में पेशेंट्स होते हैं, वो करते क्या है कि समय पर इलाज नहीं करवाते, जिससे होता क्या है कि उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो स्पेसेस होते हैं, जैसे आपको समझ लीजिए कि 2 जॉइंट है, उनमें नॉर्मली इतना स्पेस है, धीरे धीरे स्पेस कम होता होता वो जॉइंट्स जुड़ जाते हैं। तो कोई भी 2 जॉइंट जब आपस में जुड़ते हैं या आपस में रगड़ खाते हैं तो दर्द तो करेंगे ही, इसके साथ ही जो आपके जॉइंट्स की लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है। तभी हम आजकल देखते हैं कि हमारी यंग जनरेशन भी आजकल अर्ली एज में कहीं पे नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, या जिसे आम भाषा में कहते हैं कि घुटने बदलवा रहे हैं। तो उस समस्या या उस नौबत को आने से पहले ही मैं यही सलाह दूंगा कि आप इलाज अच्छे से करवाएं, अच्छी सलाह लें, और जो ऋतुचर्या का पालन का निर्देश आपको मैंने किए हैं अच्छे से पालन करें, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले और आप इस बीमारी से बच सकें। और मैं यह भी चाहूँगा, यही सलाह आप अपने आसपास कोई बुजुर्ग हो, कोई यंग जनरेशन हो, ये जो इस बीमारी से पीड़ित हो, तो शर्माएं ना। ऐसा ना सोचें कि यंग जनरेशन है तो ये बीमारी मुझे कैसे हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो गठिया रोग है वो 2-3 प्रकार का है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हो जो एज रिलेटेड होता है। हो सकता है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जो अर्ली एज में होता है या जल्दी एज में होता है, तो वो भी हो सकता है। इसके साथ ही आप खान पान का पूर्ण परहेज करें, और जो वर्षा ऋतु चल रही है इसमें इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमारे नॉर्मली जो हम करते ही हैं कि समय समय पर हाथ धोते रहें। आपके घर पे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनसे आप डायरेक्ट बाहर से आके कांटेक्ट अवॉइड करें, और खाने में हो सके तो परहेज करें बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे वात अधिक बढ़ता है। हम देखते हैं कि आजकल कोई भी व्यक्ति है फास्ट फूड अधिक सेवन कर रहा है, उससे भी आपका वात बहुत बढ़ता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वात की वृद्धि करते हैं और आपकी दर्द भी बढ़ती है। इसी के साथ मैं यह सलाह दूंगा आपको कि इन सभी नियमों का पालन करें अच्छे से, और सभी को अपने स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी साझा करें। इस वीडियो को और से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे और वह इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे किसी और आने वाली वीडियो में मिलूँगा और किसी अन्य जानकारी को आपके साथ साझा करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।